हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निर्मल। आप सबका विवरण पाठशाला में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एक नंबर। चलिए, कोई दुख कोई पीड़ा कुछ भी तो नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आज हम पढ़ेंगे आंदोलन। मतलब हम हमारी जो क्लास रहेगी वो रहेगी मॉडर्न हिस्ट्री। और कौन सा आंदोलन पढ़ेंगे? देखो, अब हमें आंदोलन पढ़ना है महात्मा गांधी जी के आने के बाद। जैसे हम लुसेंट पढ़ रहे हैं तो लुसेंट में आपका पेज नंबर 977 जैसे निकालोगे तो महात्मा गांधी जी कैसे आए, क्या है भारत में, वो सब नहीं पढ़ना। हमें पढ़ना है उनके आने के बाद भारत में कौन कौन सा आंदोलन हुए और कौन कौन सा आंदोलन के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेशन किया हो या भागीदारी करी, वो सब पढ़ने वाले। ठीक है, देखो स्टोरी समझो थोड़ी सी। 9 जनवरी 1915 भारत में कौन आते हैं? महात्मा गांधी जी आते हैं। कौन आते हैं? महात्मा गांधी। ठीक है, अब महात्मा गांधी जी जैसे आते हैं, अब इनका जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनालिटी है, बड़ी प्रभावित है। काफी ज्यादा लोग इनसे क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो इनका एक आइडिया था, आइडिया ऑफ सत्याग्रह। क्या था इनका? आइडिया ऑफ सत्याग्रह। क्योंकि महात्मा गांधी जी किसमें बिलीव करते थे? सत्याग्रह पर। अच्छा, सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सत्याग्रह का मतलब ये कि आपका रास्ता सही होना चाहिए, किसी भी प्रकार की किसी भी प्रकार का वॉयलेंस नहीं होना चाहिए, और हमेशा वो रास्ता सत्य के आधारित पे होना चाहिए। ये किसका कहना था? महात्मा गांधी जी का। और जैसे भारत में प्रवेश किया, उन्होंने इस आइडिया का यूज भी करा, सत्याग्रह का प्रयोग भी किया। और सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग करेंगे वो कहां पर? वो प्रयोग करेंगे चंपारण के अंदर। कहां पर करेंगे? चंपारण के अंदर। तो हम पढ़ते हैं चंपारण। ठीक है, ये चंपारण का सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण आंदोलन 1917 में। चलो, हुआ क्या था? देखिए, बिहार के अंदर एक छोटा सा क्षेत्र है जिसका नाम क्या है? चंपारण। जिसका नाम क्या है? चंपारण। और चंपारण में क्या होती थी? खेती। क्या होती थी? खेती। और खेती वहां पर होती थी किसकी? इंडिगो की। अच्छा, इंडिगो क्या होता है? इंडिगो कलर के लिए या कपड़ों पर कलर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो क्या होता था? बिहार के चंपारण में इंडिगो की खेती हुआ करती थी। लेकिन खेती किसान अपनी मर्जी से कभी नहीं किया करता था। तो फिर यहाँ पर खेती करवाई जा रही थी किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेज यहाँ पर क्या करवाते थे? खेती क्या मतलब करवाते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ? अंग्रेजों ने किसानों से क्या कर लिया? एग्रीमेंट। कौन किसके तहत? किंग टिंग कठिया। टिंग कठिया। टिंग कठिया के साथ उनके साथ क्या कर लिया? एग्रीमेंट, जिसमें लिखा कि आप ये कल्टीवेशन करो, हम आपको इतना पैसे देंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ? अंग्रेज अपने वादे से मुकर गए। बाद में क्या हुआ? किसानों को काफी ज्यादा नुकसान सहना पड़ा। तो एक व्यक्ति रहे जिनका नाम है राजकुमार शुक्ला। क्या नाम था उनका? राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला जी जाते हैं कहां पर? महात्मा गांधी जी के पास। उनको बोलते हैं महात्मा गांधी जी आओ और हमारी समस्या का हल करो। तो फिर महात्मा गांधी जी आते हैं और चंपारण में पहली बार अपना सत्याग्रह का हथियार यूज करते हैं। यानी पहली बार सत्याग्रह कहाँ यूज किया गया था? चंपारण के अंदर। इतना क्लियर है? क्या हुआ? ये सब घटना कब हो रही है? महात्मा गांधी जी के आने के बाद। अपन इससे पहले तो सब कुछ पढ़ चुके हैं, क्या क्या हुआ था। अब हम पढ़ रहे हैं महात्मा गांधी जी के आने के बाद। तो पहला मूवमेंट समझ में आया, चंपारण। चलो अब दूसरा पढ़ते हैं। चलो ठीक है, समझो। अब क्या होता है? नेक्स्ट मूवमेंट है आपका अहमदाबाद मिल। अहमदाबाद मिल। यहां पर क्या होता? तो ये घटना है आपकी कब की? फरवरी 1918 की। चलो, हुआ क्या था इसमें सुनो। अहमदाबाद मिल, यहाँ पर जो कॉटन वर्कर्स थे। अच्छा, कॉटन मिल के अंदर जो वर्कर काम कर रहे थे ना, उन लोगों ने डिमांड करी। क्या डिमांड करी? कि हमें क्या चाहिए? बोनस। क्या चाहिए? बोनस। लेकिन जो मिल के जो मालिक थे वो बोनस बढ़ाने को रेडी नहीं थे। बाद में ये लोग किसके पास जाते हैं? ऑब्वियसली किसके पास जाएंगे बताओ? ये लोग जाते हैं फिर महात्मा गांधी जी के पास। और महात्मा गांधी जी से हेल्प मांगते हैं। और महात्मा गांधी जी वर्कर से बोलते हैं एक काम करो, क्या स्टार्ट कर दो? भूख हड़ताल।
हंगर स्ट्राइक। तो पहली बार हंगर स्ट्राइक बताओ कहाँ यूज की गई थी? अहमदाबाद मिल में पहली बार। जी हाँ, पहली बार यूज की गई अहमदाबाद में, अहमदाबाद में हंगर स्ट्राइक। बाद में जाके कुछ नेगोशिएशन होता है और एक परसेंटेज पे आते हैं, ठीक है हम इतना बोनस देने को क्या है, रेडी है। ठीक है, चलो अब अगला पढ़ते हैं अपन खेड़ा। ये छोटे छोटे ज्यादा बड़े नहीं ना। खेड़ा की कहानी है मार्च 1918 की। अब हुआ क्या खेड़ा में, सुनो। खेड़ा में क्या होता, खेड़ा कहां पर है? गुजरात में। ठीक है, अब खेड़ा में हुआ क्या, अचानक से होगा क्लाइमेट चेंज। क्या हो गया? क्लाइमेट चेंज हो गया। अब इस क्लाइमेट चेंज होने की वजह से किसानों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ, और ऊपर से जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे, वो इनसे क्या मांग रहे? टैक्स। क्या मांग रहे? टैक्स मांग रहे। लेकिन बेचारा टैक्स मतलब कैसे दें? बताओ तुम्हें, दे सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं दे सकते। तो फिर इन लोगों ने किसकी हेल्प मांगी? महात्मा गांधी जी की हेल्प मांगते हैं। और महात्मा गांधी जी यहाँ पर क्या करते हैं? सत्याग्रह। क्या करते हैं? सत्याग्रह। और किसानों से बोलते हैं आपको किसी भी प्रकार की टैक्स, कोई भी टैक्स चुकाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। बोलो, इतनी कहानी क्लियर है। बाद में ये भी क्या होता है? सक्सेस होता है। हाँ, तीनों मैंने पढ़ा है आपको। सबसे पहले पढ़ा चंपारण, वो भी सक्सेस रहा। अहमदाबाद मिल, वो भी सक्सेस रहा। और आपका खेड़ा भी क्या रहा? सफल रहा। तो ये तीनों सत्याग्रह लगातार हो रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहा है? कंटिन्यूसली हो रहे हैं। ठीक है, चलो अब क्या हुआ, अब भारत में एक और समस्या आ रही थी। क्या समस्या? अंग्रेजों के लिए, अपने लिए कोई समस्या नहीं थी। ठीक है, समस्या क्या है? सुनो। भारत के अंदर क्या बढ़ती जा रही है? रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी। क्या बढ़ती जा रही है? रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। ठीक है, और अंग्रेज इसको मानते थे पॉलिटिकल एक्टिविटीज। क्या मानते थे इसको? पॉलिटिकल एक्टिविटीज। अब भैया काफी परेशान हो गए, कौन? अंग्रेज। तो अंग्रेजों ने इसका रास्ता निकाला। क्या निकाला? एक रास्ता निकाला। कैसा रास्ता निकाले? देखो, वो इंग्लैंड के अंदर एक पार्लियामेंट है जिसका नाम है इंपीरियल पार्लियामेंट। क्या नाम है? इंपीरियल पार्लियामेंट। इंपीरियल पार्लियामेंट के अंदर एक कानून पास किया जाता है। क्या पास किया जाता है? कानून, एक लॉ पास किया जाता है। उस लॉ का नाम है रोलक एक्ट। रोलेट एक्ट। क्या नाम है? रोलक एक्ट। कहां पास किया जाता है ये? इंग्लैंड की इंपीरियल पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, कौन सा कानून पास किया जाता है? रोलक एक्ट। सब मतलब क्या हुआ इस कानून का? मतलब हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा, मतलब क्या सेंस निकला इस कानून का? सुनो, सेंस बता देता हूँ। इस कानून के अंदर कुछ प्रावधान लिखे हुए थे, कुछ प्रोविजन लिखे हुए थे। क्या? कि स्टेट यानी पुलिस किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर को, मैं क्या बोल रहा हूं, किसी भी पॉलिटिकल लीडर को जो रिवोल्यूशन कर रहा है, जो क्या कर रहा है, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज कर रहा है, उसको अरेस्ट कर सकती है। क्या कर सकती है? अरेस्ट। कहां पर? इंग्लैंड के अंदर कि इंडिया के अंदर? इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर अरेस्ट कर सकती है। और बिना किसी ट्रायल के 2 साल तक कहां रख सकती है? जेल में। कहां रख सकते हैं? जेल में रख सकते हैं। तो बाद में ये महात्मा गांधी जी ने इसको क्या कहा? ब्लैक लॉ। ब्लैक लॉ किसने कहा इसको? महात्मा गांधी जी ने। क्या कह दिया इसको? ब्लैक लॉ। अच्छा, ब्लैक लॉ क्यों कहा महात्मा गांधी जी ने? इसलिए कहा इसको ब्लैक लॉ, सुनो, कि आपने किसको भी अरेस्ट कर लिया, काला कानून कहा कि आपने किसी को भी अरेस्ट कर लिया, ना तो कोई अपील होगी, ना कोई दलील होगी, ना कोई वकील होगा। और बाद में महात्मा गांधी जी की लीडरशिप में क्या निकाली गई? देश में अलग अलग जगहों पर रैली निकाली गई। एक रैली निकल रही थी कहां पर? पंजाब के अंदर। कहां पर? पंजाब में। सुनो, एक इंसिडेंट सुन लो। वो क्या था? रैलियां निकाली। अब ये इंसिडेंट हो रहा है, ये लगभग मेरे पास डेट लिखी नहीं है, अप्रैल में हुआ था, अप्रैल के आसपास। अप्रैल के आसपास की घटना स्टार्टिंग में है ना। हुआ क्या? 6 अप्रैल को सबसे पहले क्या करते हैं? रैली निकालते हैं। किसके खिलाफ? रोलक एक्ट के खिलाफ। सुनो, क्या करते हैं? क्या निकालते हैं? रैली। रैली किसके खिलाफ निकाली जाती है? रोलक एक्ट के खिलाफ।
ठीक है, रोले गेट के खिलाफ रैली निकाली जाती है और साथ में कुछ जो पॉलिटिकल लीडर्स है, पॉलिटिकल लीडर्स को अमृतसर के अंदर, कहां पर, अमृतसर या हम कह सकते हैं पंजाब के अंदर अरेस्ट कर लिया जाता है। जैसे कुछ लीडर है 10 अप्रैल को उनको अरेस्ट कर लेते हैं, जैसे कौन कौन से, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों को 10 अप्रैल को अमृतसर के अंदर अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, बाद में लोग क्या निकालते हैं, इसके खिलाफ भी रैली निकालते हैं और ये भी कहा जाता है कि 8 अप्रैल को महात्मा गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन कुछ का मानना ये, एनसीईआरटी में लिखा कि महात्मा गांधी जी को दिल्ली में आने से मतलब मना कर दिया था, आप दिल्ली नहीं जाओगे। कौन मना कर देती है, ब्रिटिश पुलिस। ठीक है, तो 10 अप्रैल को अरेस्ट कर लेते हैं किसको, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को। फिर होता है कि इसके खिलाफ रैली निकलती है। लेकिन जो ब्रिटिश सरकार है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जो आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो अमृतसर के अंदर, क्या बोल रहा हूं मैं, अमृतसर के अंदर क्या लगा देती है, मार्शल लॉ। क्या लगाती है, मार्शल लॉ लगा देती है। 10 अप्रैल के बाद ही क्या लग जाता है वहां पर, मार्शल लॉ। और मार्शल लॉ के बारे में किसी को कोई खबर ही नहीं है, कुछ भी खबर नहीं थी किसको, किसी को भी खबर नहीं थी मार्शल लॉ के बारे में। वही क्या, वो मार्शल लॉ लग गया, किसी को खबर नहीं है। अब ये क्या होता है, 13 अप्रैल का दिन आता है, कौन सा दिन आता है, 13 अप्रैल का, 13 अप्रैल का दिन आता है 1919। ठीक है, और उस दिन होता है बैसाखी। वो कौन सा दिन होता है, बैसाखी दिवस। इस बैसाखी दिवस पर अमृतसर के अंदर सब लोग क्या मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं। कहां पर मनाते हैं त्योहार, जलियांवाला बाग में। कहां पर, जलियांवाला बाग में। क्या मनाते हैं सभी लोग, एक फेस्टिवल मनाते हैं। लेकिन उनको खबर नहीं है अभी तक कि मार्शल लॉ लग चुका है, आईपीसी सेक्शन 144 लगा हुआ है, किसी को परमिशन नहीं है, आराम से वो लोग अपना फेस्टिवल मना रहे थे जलियांवाला बाग के अंदर। लेकिन होता ना, किसी की खुशी की नजर लग जाती है, किसी न किसी की, तो नजर लग गई थी यहाँ पर। नजर क्या लगी कि यहाँ पर आता है एक नाम, उसका शैतान का नाम है रेजिनाल्ड एडवर्ड हेनरी डायर। अब मैं लिखते हैं हेनरी डायर। चलो होता क्या, सुनो, जो जलियांवाला बाग होता है किस इस प्रकार से होता है, यहाँ समझो, इस प्रकार से होता है। बीच में एक कुआं होता है, आसपास छोटी सी नाली होती है, नाली मतलब हाँ नाली टाइप का समझ सकते हो। और छोटे छोटे क्या होते हैं, ब्लॉक होते, एंट्री गेट होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे एंट्री गेट होते हैं। क्या है, हेनरी और डायर आता है। डायर सबसे पहले एंट्री करने के बाद ही यहाँ के एग्जिट सब बंद कर देता है, जितनी भी एग्जिट है उनको ब्लॉक कर देता है। देखो यहाँ पर क्या कर देता है, वो एग्जिट को ब्लॉक कर देता है। और बिना किसी वार्निंग के, सुनो होता है क्या है, वहां पर जलियांवाला बाग में हजारों पुरुष, महिलाएं, बच्चे सब इकट्ठे होते हैं। और कम से कम 1000 से ऊपर थे, 1500 से ऊपर थे। जैसे KC2 में आपने देखा होगा 1600 आंकड़ा बताया, लेकिन उससे ज्यादा भी हो सकता है, किसी को नहीं पता कितने मतलब कितने लोग शहीद हुए थे। हेनरी डायर आता है। हेनरी डायर बिना किसी वार्निंग के, भाई साहब ये शैतान, ये ना बन राकस, बिना किसी वार्निंग के भीड़ पे क्या चलाता था, गोलियां। इस गोली मतलब बिना किसी वार्निंग के गोली चलाता है, जिसमें हजारों लोग मारे जाते हैं, मतलब बिना किसी वार्निंग के। वो इसी को अमृतसर का ब्लैक डे भी मान सकते हैं, क्योंकि जलियांवाला बाग इंसिडेंट आप इसको मान सकते हो ब्लैक डे है अमृतसर के अंदर, जिसमें हजारों, जिसमें सिख भी थे, कुछ और लोग भी थे जो अपना कोई फेस्टिवल बना रहा था, कोई रोलेट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था। लेकिन ज्यादातर लोग क्या बना रहे थे, अपना त्योहार। लेकिन जनरल डायर ने कुछ नहीं देखा, सीधा क्या कर दी, फायरिंग, और हजारों लोग उसमें मारे गए। बाद में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए क्या बनाया गया, हंटर कमीशन। क्या बनाया गया था, हंटर कमीशन, लेकिन उसका कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ था। ठीक है, कोई डायर अपने आप को क्या बोलता है, शेयर, मेरा शेयर हूं। उसने ये भी कहा है कि वो तो मेरे पास जगह नहीं थी तोप ले जाने की, मैं सबको उड़ा देता, वो तो मेरी बंदूक की गोलियां खत्म हो गई। मतलब ऐसे ऐसे डायलॉग छोड़े से बाद में, देखो कितना बेशरम इंसान है ये। फिर हंटर कमीशन बना शंकर नायर की चेयरमैनशिप में, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। बाद में शंकर नायर ने केस लड़ा, किसके खिलाफ, जनरल डायर के खिलाफ, सजा दिलवाई, सब हो गया। फिर बाद में 1944 के समथिंग उधम सिंह ने इनको गोली मार दी थी। इसको उनको क्या बोलो, उधम उधम सिंह जी ने
जनरल डायर को गोली मार दी थी। ठीक है, चलो। और बाद में ये भी कह सकते हो आप कि हाँ, इस समय जो गवर्नर जनरल था पंजाब का गवर्नर, सॉरी, इस समय जो पंजाब का गवर्नर था वो था माइकल ओडायर। कौन था? माइकल ओडायर। पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, कौन था इस समय? माइकल ओडायर था। ये क्लियर है? तो देखो जुड़े हुए हैं रोला केट और आपका जलियांवाला बाग, दोनों जुड़े हुए। ठीक है, चलो। तो दूसरा इंसिडेंट अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कुछ बचा है क्या? ठीक है, नहीं बचा कुछ भी। तो 1944 में, ठीक है, 1940 में, 1940 में, 1940 में लंदन के अंदर उधम सिंह जी किसको गोली मार देते हैं? जनरल डायर को। ठीक है, तो एक कहानी खत्म हो गई जलियांवाला बाग की। अब हम बढ़ते हैं आगे। चलो चलो, अब हम पढ़ेंगे क्या? खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट। चलो, क्या है ये कहानी सुनो। हाँ, 1914 में वर्ल्ड वार वन स्टार्ट हुआ था। क्या हुआ था? वर्ल्ड वार वन। किस किस के बीच हुई थी लड़ाई? सेंट्रल पावर वर्सेस एलाइड पावर। ठीक ठीक है। अब जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन ने किसके ऊपर अटैक कर दिया? टर्की के ऊपर। किस पर अटैक करा? टर्की पे। और टर्की में रूल कौन कर रहा था उस समय? ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर उस समय रूल कर रहा था। और ऑटोमन एम्पायर का शासक था वो था खलीफा। क्या था? खलीफा। लेकिन खलीफा की पोस्ट यहाँ पर खत्म कर दी जाती किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा, जिससे मुस्लिमों के सेंटिमेंट्स बहुत ही ज्यादा हट होते हैं। सर मतलब हम समझे नहीं, मुस्लिमों के सेंटिमेंट कैसे हट होंगे? अरे क्योंकि भाई साहब जो मतलब ये कह सकते हैं कि जो मुस्लिम आपका धर्म है उसके हेड माने जाते थे कौन? खलीफा। खलीफा की पोस्ट को हेड मानते थे वो। तो उस पोस्ट को खत्म कर दिया किसने? ब्रिटेन ने। उनका दिमाग खराब हो गया, उनके सेंटिमेंट्स भी हट हुए और भारत में भी इसका रिएक्शन देखने को मिला। किस प्रकार से मिला? तो दो ब्रदर्स थे, अली ब्रदर्स। उनका नाम था शौकत अली एंड मोहम्मद अली। क्या नाम था? शौकत अली और मोहम्मद अली। इन दोनों ने मिलकर एक कमेटी बनाई जिसका नाम है ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी। क्या बनाते हैं ये? ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनाते हैं, जिसका चेयरमैन किसको बनाते हैं? ये महात्मा गांधी जी को। महात्मा गांधी जी क्या होते हैं? इसके चेयरमैन होते हैं। ठीक है, अच्छा, करती क्या है खिलाफत कमेटी? तो सुनो, इसी कमेटी के बाद खिलाफत मूवमेंट भी स्टार्ट हो चुका था और भारत में एक यूनिटी देखने को मिली थी हमें किसके बीच? हिंदू और मुस्लिम के बीच। अभी क्या हो रहा था भारत में? कम्युनल राइट्स वगैरह होने की आशंकाएं थी, लेकिन ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के बाद हमें क्या मिली? भारत में हिंदू और मुस्लिम के बीच अब एक क्या मिले? यूनिटी देखने को मिली। हाँ, एक और कि मौलाना अबुल कलाम आजाद, इन्होंने भी इस मूवमेंट को लीड किया था। किसको? ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी को भी रूल या खिलाफत मूवमेंट को भी लीड किया था। ठीक है, आपको इतने पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलो, ये था आपका खिलाफत मूवमेंट। कौन कौन सा मूवमेंट पढ़ा दिया मैंने? चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद मिल, रोलाकेट, जलियांवाला बाग और खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, चलो अब लास्ट हम पढ़ेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। लास्ट आपका, ठीक है, कौन सा पढ़ेंगे अपन? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। पहले इसकी कहानी समझो थोड़ी सी, इसका थोड़ा सा क्या समझो आप लोग बैकग्राउंड, किस प्रकार से आंदोलन स्टार्ट हुआ क्या था? अब हमें एक यूनिटी देखने को मिली किसके बीच? हिंदू और मुस्लिम के बीच। अब महात्मा गांधी जी को लग गया था, किसको लग गया? महात्मा गांधी जी को लगा कि अब भारत में एक किसकी जरूरत है? भारत में एक मास मूवमेंट करने की जरूरत है जिसमें हजारों लोग क्या करें? पार्टिसिपेट करें। ये बढ़िया प्लान था किसका? महात्मा गांधी जी का, मास मूवमेंट करने का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मास मूवमेंट करेंगे। लेकिन हाँ, मास मूवमेंट करेंगे। अब आइडिया आया कहां से? तो इनकी किताब है, उस किताब का नाम है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज, उसमें लिखा है यदि देखो भारत में अंग्रेज कैसा है, ऑब्वियसली इंडियन के सपोर्ट के साथ। यदि इंडियन अंग्रेजों के साथ कोऑपरेट करना ही बंद कर दे, मैं क्या बोल रहा हूं, यदि इंडियन अंग्रेजों के साथ कोऑपरेट करना ही बंद कर देंगे तो क्या होगा? हमें झल्ली स्वराज मिलेगा।
हमें 1 साल के अंदर क्या मिल जाएगा? स्वराज मिल जाएगा। तो महात्मा गांधी जी कॉन्सेप्ट लेकर आते, कौन सा? नॉन कोऑपरेशन। मतलब क्या नहीं करना हमें? सहयोग नहीं करना है। क्या नहीं करना है? सहयोग नहीं करना है। ओ ठीक है, चलो वो 1 मिनट रुकेगा। चलो, सहयोग नहीं करना है, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। तो महात्मा गांधी जी पूरा प्लान बनाते हैं और एक सितंबर में सितंबर 1922 में, सॉरी 1920 में, कलकत्ता के अंदर, कलकत्ता में क्या होता है? कांग्रेस का सेशन होता है। क्या होता है? कांग्रेस का सेशन होता है। उस कांग्रेस के सेशन में महात्मा गांधी जी किसका प्रपोजल रखते हैं? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। किसका प्रपोजल रखते हैं? ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का प्रपोजल रखते हैं। कौन? महात्मा गांधी जी। चलो, अब प्रपोजल रखा तो पूछेंगे भाई कांग्रेस वाले कि महात्मा गांधी जी अब क्या स्टार्ट करने वाले हो? असहयोग आंदोलन। तो बताओ उस असहयोग आंदोलन में करोगे क्या? तो महात्मा गांधी जी क्या बताते हैं? कुछ प्रोग्राम। कैसा प्रोग्राम? सबसे पहले उन्होंने बोला बॉयकॉट करना है, मतलब सर बहिष्कार। क्या करना है? बहिष्कार करना है। तो कांग्रेस वालों ने पूछा महात्मा गांधी जी बताओ किस चीज का बहिष्कार करें? सबसे पहला, जितनी भी हम गवर्नमेंट सर्विसेज यूज करते हैं वो उसका बहिष्कार करना है। जितना भी हम अंग्रेजों के फॉरेन क्लॉथ, फॉरेन गुड्स, क्लॉथ वगैरह जब यूज करते हैं उसका बॉयकॉट करना है। तो क्या पहने भैया? कपड़े खादी पहनो, है ना। उसके बाद उन्होंने बोला कि जितने भी वकील ब्रिटिश कोर्ट में सर्विसेज देते हैं या ब्रिटिश की तरफ से केस लड़ते हैं उसको भी बॉयकॉट करो। जितने भी बच्चे स्कूल जाते हैं वो इनसे बोलो बॉयकॉट करो। जो भी सिविल सर्वेंट है जो किसकी सर्विस दे रहे हैं? ब्रिटेन की सर्विस दे रहे हैं, उनसे बोलो बॉयकॉट करो। और एक और चीज कही थी उनने कि नवंबर 1920 में जो इलेक्शन होने वाले उसको भी बॉयकॉट करो, उसको भी बॉयकॉट करो। लेकिन यहां से टेंशन का माहौल क्रिएट हो गया। किसके बीच? अंग्रेज बोल रहा हूं मैं। किसके बीच होगा आपका? कांग्रेस और गांधी जी के बीच। महात्मा गांधी ने क्या बोला कि भाई इलेक्शन बॉयकॉट करो। जब इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे तो भाई साहब अंग्रेज कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने टारगेट रखा था कि हमें 1 साल के अंदर क्या पाना है? स्वराज पाना है। क्या पाना है? 1 साल के अंदर स्वराज पाना है। हाँ, वो भी बोल लिखा था कि टाइटल वाइटल वापस कर दो, बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी, ठीक है। तो मैंने आपको मैनुअल में बता दिया। तो 1 साल के अंदर स्वराज पाने का क्या था? लक्ष्य भी था। फिर होता क्या? सुनो, फिर ये होता है कि शुरुआत में तो वे सबने मना कर दिया कि वे इलेक्शन में हम पार्टिसिपेट करेंगे, हम इलेक्शन को बॉयकॉट नहीं कर सकते। लेकिन बाद में कोई मीटिंग होती है, कब होती है? दिसंबर, सॉरी, हाँ दिसंबर में होती है। दिसंबर 1920 में एक और मीटिंग होती है, कांग्रेस का सेशन होता है नागपुर के अंदर। कहाँ पर होता है? 1920 में नागपुर में एक और सेशन होता है। और इसी सेशन के अंदर महात्मा गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? महात्मा गांधी जी का जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और भारत में एक लहर जाग जाती है, किसकी? स्वराज की। और महात्मा गांधी जी ने बोला बॉयकॉट करने का, मतलब बॉयकॉट करने का। और लोगों ने बॉयकॉट करना स्टार्ट कर भी दिया। सभी ने क्या स्टार्ट करा? बॉयकॉट। तो बॉयकॉट में आप देख सकते हो कि कुछ ने वकालत छोड़ दी। सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने अपने आईएएस की पोस्ट छोड़ दी। आपके बुक में लिखा है मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, राजगोपालाचारी, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल हो गए, इन सब ने क्या कुछ छोड़ दी? वकालत करना छोड़ दिया, है ना। किसी ने सिविल सर्विस छोड़ दी, किसी ने स्कूल छोड़ दिया। देखो हुआ क्या था, मेरी बात सुनो। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है ना, ये अलग अलग चला, हर एक राज्य में चला था। तो कुछ के मैं एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आप देखोगे टाउन में, छोटे शहरों में क्या हुआ, बड़े शहरों में क्या हुआ, बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, वकालत छोड़ दी वकीलों ने, डॉक्टर ने सर्विस देना छोड़ दी, टीचर ने पढ़ाना छोड़ दिया, और सिविल सर्विसेज, इंडिया ने सिविल सर्विसेज से रिजाइन कर दिया। शुरुआत में तो बड़े अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे ही लंबा चलने लग गया कौन सा आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सब लोग ढीले पड़ गए, बच्चे वापस स्कूल जाने लग गए थे।
और एक बार की गई थी भाई फॉरेन क्लॉथ को बॉयकॉट करो। अब फॉरेन क्लॉथ कैसे बॉयकॉट करे भैया, बोल क्या रहे महंगी क्या पहनो, खादी पहनो, और खादी उस समय क्या थी, महंगी। फिर भी लोग क्या यूज कर रहे थे, मतलब कुछ नहीं, खादी पहनना स्टार्ट करी, लेकिन फिर भी आधी से ज्यादा जनता क्या पहन रही थी, फॉरेन क्लॉथ, क्योंकि उनको पता है खादी हमारे बजट में नहीं है। शुरुआत में जोश में था, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा सा जोश लूज पड़ गया। और एक और मतलब जो जो बोलते हैं ना बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, रही सही कसर किसने पूरी कर दी, इंसिडेंट ने। क्या हुआ था सुनो, कहानी है यूपी की। यूपी में जिला गोरखपुर, कौन सा जिला, गोरखपुर। गोरखपुर में एक जगह है चोरी चौरा। कौन सी जगह है, चोरी चौरा। हुआ क्या, चोरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन के सामने, पुलिस स्टेशन के सामने शांति से धरना प्रदर्शन कर रहे थे कुछ क्या बोल सकते हैं, रिवोल्यूशनरी। लेकिन हुआ क्या, पुलिस वालों ने क्या कर दिया, उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया शांति धरना प्रदर्शन के ऊपर। अब कुछ लोग हो गए दिमाग खराब, वो लोग जाते हैं, वो आसपास से पुलिस पुलिस सॉरी आसपास से पूरे पुलिस स्टेशन को घेर कर उसको जला देते हैं। क्या करते हैं, जला देते हैं। और ये इंसिडेंट होता है कब, 5 फरवरी 1922 को ये इंसिडेंट होता है। 5 फरवरी को पूरा पुलिस स्टेशन जला देते हैं। और ये घटना बहुत बहुत ही ज्यादा दुख देती है किसको, महात्मा गांधी जी को। क्योंकि जब ये नो कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने वाले थे, उसमें कहा गया था कि वह किसी भी प्रकार का कोई वॉयलेंस नहीं होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि वॉयलेंस नहीं हुआ, हर जगह वॉयलेंस हुआ। जैसे आंध्र प्रदेश में आप लोग देखोगे अल्लूरी सीतारामराजू, वो तो बोलते हैं वॉयलेंस करो। असम में हुआ, असम के जो आपके वर्कर्स थे उन्होंने भी वॉयलेंस करा। अवध के अंदर वॉयलेंस हुआ। अवध में तो एक मूवमेंट चलाया था, नए धोबी मूवमेंट, किसके खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ। वहां भी थोड़ा बहुत क्या वॉयलेंस हुआ, वॉयलेंस हर जगह हुआ। लेकिन चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद ये चोरी चोरा इंसिडेंट बहुत बड़ी घटना मानी गई। और महात्मा गांधी जी को पता लग चुका था, यदि भाई साहब मैंने ये मूवमेंट नहीं रोका तो भारत की तबाही मेरे नजरों के सामने आ जाएगी। कोई अंग्रेज छोड़ेंगे क्या किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो उन्हें कुछ ही दिन बाद इस मूवमेंट को बंद कर दिया। कौन सा मूवमेंट को, आपके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। वह असहयोग आंदोलन की कहानी क्या हो गई, यहाँ पर समाप्त हो गई। देखो, जब ये आंदोलन बंद किया महात्मा गांधी जी के द्वारा, तो लोगों को दुख भी हुआ कि भैया हम जब बिल्कुल चरम स्तर पर थे, आपने बंद कर लिया। उनका देखो वो भी सही है, ये भी सही है। महात्मा गांधी जी सही क्यों है, कोई इनको पता था यदि मैंने आंदोलन बंद नहीं करा तो भाई साहब वॉयलेंस फैलेगा, और वॉयलेंस फैलेगा तो ब्रिटिशर भी एक्शन में आएंगे, और एक्शन में वो आएंगे तो बहुत पिटाई करेंगे ना। इसलिए उन्होंने इस आंदोलन को जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी बंद कर दिया था। ठीक है, चलो। हाँ, तो ले सकता हूँ डेटा 12 फरवरी को, 12 फरवरी 1922 को इसको विड्रॉ कर लिया था। किसको, आपके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। चलो ठीक है, तो यहीं पर हमारी कहानी समाप्त होती है। तो मैं आपको रिवाइज करवा दूं मैंने क्या क्या पढ़ाया। चलो हाँ, सबसे पहले आपको पढ़ाया मैंने चंपारण। चंपारण कब हुआ था, 1917 में। क्यों हुआ था, इंडिगो कल्टीवेशन के खिलाफ। ठीक है, उसके बाद पढ़ा है अहमदाबाद। भैया जो वर्कर्स थे उन्होंने बोनस की डिमांड करी थी, ये हुआ था फरवरी 1919। उसके बाद होता खेड़ा। खेड़ा होता है, खेड़ा में क्यों हुआ था, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से कोई टैक्स पे नहीं कर पा रहा था, और ब्रिटिशर्स क्या मांग रहे थे, टैक्स। तो ये कब हुआ था, मार्च 1918 में। फिर क्या हुआ, वही रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए एक नया कानून पास किया। कौन सा, रोलेक एक्ट। कब, अप्रैल में, अप्रैल 1990 में। इसके बाद कौन सी घटना हो गई, जलियन वाला बाग। कब हुई थी, 13 अप्रैल 1919। फिर क्या हुआ, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनती है। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनती है, ये आपकी बनती है 1920 में। कब बनती है, 1920 में। उसके बाद क्या होता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता है ना। ये कब होता है, 1920 में स्टार्ट होता है, 1922 को चलता है ना। और फिर 12 फरवरी को उसको विड्रॉ कर लिया जाता है। ठीक है, चलो। तो यहीं पर हमारे कुछ आंदोलन खत्म होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे
स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया और क्विट इंडिया, 4-5 मूवमेंट और बचे, मतलब दो क्लास में आपकी पूरी आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आपकी जो अगली क्लास होगी वो होगी संविधान संशोधन की। ठीक है, चलो तो भाई साहब यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, अच्छा लगता है मुझे भी, है ना। और बाकी शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखा करो, मजा आता है ना, मजा आएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।